बहुत अच्छा फिलोसोफर है। उसने ये क्वेश्चन पूछा, इफ यू वांट फ्रीडम और रिस्पेक्ट, तो क्या बोलना चाहिए? दोनों ही चाहिए, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जीवन में अगर हमें आगे बढ़ते जाना है तो अपनी फ्रीडम को हमेशा मेंटेन रखना है। फिजिकल फ्रीडम की बात नहीं कर रहे हैं, सोल लेवल की फ्रीडम को हमें मेंटेन करते हुए चलना है, तभी एनर्जी हमारी ठीक रहेगी। कोई मेरे से पूछे या ना पूछे, चलने दो। जब मेरी जरूरत है मुझे बुला लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, तुम लोग करते रहना। तो फ्रीडम मीन्स मेरी जहां जरूरत है वहां ठीक है, नहीं है तो तुम लोग पढ़ो, करते रहो। और आज सब दादियों को यही मेजर चाहिए कि हर सेंटर, स्टूडेंट्स हो, घर हो, सेंटर्स हो, इतने अच्छे स्मूथली चलें कि कोई भी प्रॉब्लम वहां दादी तक ना आए। और बाबा हमें इतनी अच्छी टीचिंग्स दे रहा है, इतनी अच्छी मैथडोलॉजी सिखा रहा है, अगर हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो ये लेक्चर केवल हमारे माइंड लेवल तक रहेंगे। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं, वही बहन या भाई सक्सेसफुल होगा जो अपने को बिल्कुल उस चीज को अपने लाइफ में अपना कर लेक्चर देगा। अगर मैं ही अपने घर का, इंडिविजुअल सेंटर का स्ट्रेस मैनेज नहीं कर सकता तो मैं वो लेक्चर दे ही नहीं सकता, और दूंगा भी तो उसका इफेक्ट 5%, 10% होगा। पूरा गेम यहां से चलता है, अंदर से बाहर आता है। इसीलिए दादियों की कोई बात हमें पेनिट्रेट कर जाती है और हम मेंटल लेवल से किसी को, लॉजिकल वे से किसी को भी समझाने की कोशिश करें, वो अप्लाई नहीं होगा, चेंज नहीं आएगा। कि एक चीज ये जरूर सीख कर जाएं कि कम से कम जो बाबा ने इस बार सेकंड मुरली में बोला, हमारे सब सेवा केंद्र, सब घर, सब स्टूडेंट निवारण करना समझ लें, बेहद में जाना है। इसके लिए हमारे सामने हमारे इंडिविजुअल ब्लॉक्स क्या होते हैं, पर्सनल ब्लॉक्स क्या होते हैं, वो कैसे हमारी एनर्जी के फ्लो को रोक देते हैं, उसको कैसे हम रिलीज कर सकते हैं। इसके लिए हमारे सामने हैं डॉक्टर सचिन, मेडिकल ऑफिसर हैं, यहां भी रहे, अभी बॉम्बे में अपनी एक क्लिनिक चला रहे हैं और इस विषय पर अपना एक क्रिएटिव लेक्चर आपको देंगे। ज्यादातर लेक्चर जो भी डेवलप किए गए हैं थोड़ी इंफॉर्मेशंस को लेकर क्रिएटिव बनाए गए हैं कि जो प्रॉब्लम हम रोज ऑब्जर्व करते हैं, छोटी छोटी चीजें, और ये कभी अफेक्ट नहीं करती मेरे जीवन में, टफ सिचुएशन भी अफेक्ट नहीं करती है, कि क्यों नहीं हम एक रिवॉल्यूशन करके हम अपने मॉडल्स इतने अच्छे बना दें कि हमारी दादियां और शिव बाबा भी अब क्लास गहरी क्लास, अभी तो हमें पीएचडी क्लास चाहिए। तो अब समय आ गया है रिवॉल्यूशन का, चेंज का। यज्ञ की हिस्ट्री में भी बहुत चेंज आएंगे, उन चेंजेस को हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कैसे डेवलप अपने आप को करते हैं, सरवाइव करेंगे, इसके लिए डॉक्टर सचिन आपको बहुत प्रैक्टिकल क्लास कराएंगे। बहुत यंग डायनामिक डॉक्टर हैं, हम सभी तालियां बजाकर डॉक्टर सचिन का स्वागत करें। ओम शांति। पहले तो जैसे गीत बजा, पहले मैं थैंक्स देना चाहता हूं कि चरणों में जगह मांगी थी, बाबा ने दिल में जगह दे दी। आई एम वेरी जूनियर, बहुत जूनियर हूं मैं, 6 साल ही हुए ज्ञान में, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। तो कुछ बातें हैं इसमें, कुछ 2 मॉडल लिए गए जो टोटली डिफरेंट है। कुछ लोगों ने पूछा कौन से किताब से लिया, मैंने कहा कोई किताब का इसका रेफरेंस नहीं है, ये आ गए पेपर के ऊपर और लोगों को काफी अच्छे लगे हैं। तो हम समझेंगे इसको अच्छी तरह से, अपने अपनी तरह से आप इसको एक्सपांड कर सकते, क्योंकि उसमें का एक एक मॉडल 1-1 घंटे का है।
जैसे ब्लॉक पर्सनालिटी जो बात बताई, ब्लॉक कर देते हैं हम अपने आप को कॉन्शियसनेस में, जो गिरीश भाई ने जो मॉडल बताया लास्ट में, वो 1 घंटे तो लिख सकते, 1.5 घंटे लिख सकते, इतना बड़ा टॉपिक है ये। जो टॉपिक लिखा है साइंस ऑफ मेडिटेशन, तो अगर इसको आर्ट ऑफ मेडिटेशन रखते हैं तो आप किस तरह से प्रोसीड करते हैं? इसको साइंस ऑफ मेडिटेशन क्यों रखा गया? वी वुड रिटर्न इट एज आर्ट ऑफ मेडिटेशन। यस, इसमें लॉजिक चाहिए। हाँ, ट्राइड एंड टेस्टेड। अच्छा, और हाँ, रिसर्च किया इसके आधार पर, और प्रूव किया गया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। भाई नहीं बोल रहे हैं। हाँ, प्रूव साइंटिफिक लोगों के बीच में दिया जा रहा है। यस, ऑब्जेक्ट होता है, फिर एक लेबोरेटरी होती है, उसमें ऑब्जर्वेशन होती है जाती है, फिर व्हाट इज द प्रूफ, व्हाट हैज यू हैव प्रूव्ड। अच्छा अच्छा, उसको फिर उसमें दिया। हाँ, ये जरूरत क्यों पड़ी इसको साइंस कहने की? क्योंकि देखो, ये कला होती है कि जो व्यक्ति लेक्चर देता है, जो टॉपिक रखा जाता है, ही हैज टू स्पीक अकॉर्डिंग टू टॉपिक। यस, क्योंकि अभी तक ये देखा गया है कि लोग समझते मेडिटेशन माना जिनको कुछ काम नहीं रहता है, जो अपने जीवन से बहुत परेशान हो गए हैं और कोई धर्म की बातें कहते, दैट इज मेडिटेशन, ऐसा समझते थे। अभी काफी चेंज हुआ है इसमें, लेकिन फिर भी जो 100% आने चाहिए, जो अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी आत्माएं, वो आ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो समझते इट इज नॉट अ साइंस। जैसे साइंस को, साइंटिफिक कोई बात होती है तो उसे झट से स्वीकार किया जाता है। तो अभी हमारा ये जो लेक्चर हम लेंगे स्मार्ट में, तो हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि सामने वाले पूरी तरह कन्विंस हो जाए। ये किसी धर्म से जुड़ी हुई बात हम नहीं बता रहे। मेडिटेशन इज नॉट रिलीजन, ये उनके बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। इट इज अ प्योर साइंस। जैसे साइंस में होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके ऊपर थ्योरी दी जाती है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, और हम कंसिस्टेंट रिजल्ट बताते हैं। कंसिस्टेंट होना चाहिए रिजल्ट। तो यहां पे भी वैसा ही है कि अगर आप प्रिंसिपल्स आपके ठीक है, थ्योरी इज करेक्ट, और आप विधि पूर्वक करते हो मेडिटेशन से, अंडर गाइडेंस ऑफ सीनियर्स, देन यू शुड प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट्स, और उसको वे किया जा सकता है। ये कंसेप्ट आती जा रही है, ठीक है। तो हमारा ये पर्पस 100 होना चाहिए। 1 घंटे के बाद सामने वालों को लगना चाहिए कि यस, ही इज करेक्ट, दिस मेडिटेशन इज साइंटिफिक। सेकेंड थिंग, दिस मेडिटेशन इज यूजफुल फॉर ऑल। ये मैसेज क्रॉस होना चाहिए सामने तक। तीसरा, मेरे लिए भी ये बहुत जरूरी है, मुझे भी करना चाहिए, एंड आई एम गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस लेक्चर। ये मैसेज अगर आप पास करते हो 1 घंटे में, देन यू आर पास, आप पास हो गए हैं। तो शायद आप लोगों को लगे लेक्चर सुनने के बाद, यस, दिस इज वेरी गुड एंड दिस इज फॉर मी, ठीक है। तो मेडिटेशन शब्द आपको पता होगा किस शब्द से आया है? मेडेरी। और उसका मीनिंग क्या है? टू हील। बहुत अच्छा किया। तो ये आप बता सकते हैं शुरू में, और फिर हम आएंगे डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन के ऊपर। तो जितने भी मेडिटेशन होते हैं, ये सब इस डेफिनेशन में बैठ जाते हैं। कुछ शब्द मैंने ऐसे इस्तेमाल किया अलग अलग डेफिनेशन में, आपको जो अच्छी लगती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज प्रैक्टिस ऑफ हायर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस शब्द पर्पजली इस्तेमाल किया गया, ये साइंटिफिक शब्द है। तो इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ हायर कॉन्शियसनेस। आपकी चेतना ऊपर की ओर चली जाती है। दूसरी डेफिनेशन जो बाबा ने हमको दी है, या बहुत सारे लोग भी इसको स्वीकार करते हैं, इट्स अ जर्नी विद इन, अंदर की यात्रा है ये, या बाबा जिसको कहते हैं याद की यात्रा। तीसरा है कम्युनियन विद सुप्रीम एनर्जी। अभी एनर्जी शब्द भी इधर पर्पसली डाला गया है, क्योंकि एनर्जी शब्द भी साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। इट्स अ सुप्रीम एनर्जी, ठीक है ना।
चौथा है जो कि बहुत सिंपल है, कॉन्शियसली डायरेक्टेड थिंकिंग प्रोसेस टुवर्ड्स पॉजिटिव पाथ। इट्स अ कॉन्शियसली डायरेक्टेड थिंकिंग प्रोसेस टुवर्ड्स अ पॉजिटिव पाथ, या फिर कुछ लोग इसको सेल्फ डेवलपमेंट एक्सरसाइज भी कहते हैं। हु एम आई, इसमें आप बीच बीच में इसको इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मुझे याद आता है स्वामी विवेकानंद का, कि जब स्वामी विवेकानंद पहली बार गए उनके गुरु जी के पास, कौन थे उनके गुरु? रामकृष्ण परमहंस। दरवाजा बंद था और उन्होंने बाहर से नॉक किया और अंदर से आवाज आई, कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया, वही तो मैं जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। सी, जब आप ये कहते तो सभी एकदम अटेंशन अलर्ट हो जाते, वाह कितनी अच्छी बात कही। तो ऐसे बीच बीच में आप ये एग्जांपल, इट्स अ सेल्फ डेवलपमेंट एक्सरसाइज। और 6 जो हमारी डेफिनेशन के साथ में जाती है और वो हम मॉडल में भी देखेंगे, इट्स इनर हीलिंग। ये अंदर से एक हीलिंग होते जाती है, जो बीमारी, जो किसी ने कहा बीमारी को ठीक होते जाते हैं, इसको हम और डेप्थ में देखेंगे। ये सब डेफिनेशन देने के बाद में मेडिटेशन के आप एक साइंटिफिक डेफिनेशन दे सकते हैं, जो कि दूसरा व्यक्ति कोई कहता है। डॉक्टर सेल्वा मूर्ति, राइट डाउन द नेम, डॉक्टर सेल्वा मूर्ति है डायरेक्टर ऑफ दीपास। दिल्ली में एक संस्था है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंस। इसकी डेफिनेशन दी, ही इज अ फिजियोलॉजिस्ट, वेरी सीनियर फिजियोलॉजिस्ट है वो। उन्होंने डेफिनेशन दी, इट्स अ कम्युनियन ऑफ इनर लाइट विथ सुप्रीम लाइट। अभी बात तो वही है, हमारी बात ही वो कह रहे हैं, लेकिन जब एक साइंटिस्ट ये बात कहता है तो उसका वेटेज बहुत रहता है मार्केट में। तो आप इनका नाम देके बताओ कि डॉक्टर सेल्वा मूर्ति ने कहा है कि मेडिटेशन इज कम्युनियन ऑफ इनर लाइट विद द सुप्रीम लाइट। माना कोई दूसरी बात हमारी बात कह रहा है, दूसरा व्यक्ति हमारी बात कहता है, तो उसका प्रभाव रहता है। ठीक है, पहले आप इसको समझ लो, फिर मैं आपको बताता हूं। सबसे ज्यादा नंबर 1 रिसर्च मेडिटेशन इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट इज TM, जिसको शॉर्ट में TM कहते हैं, ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन। इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है। और कौन व्यक्ति करते हैं इसका नाम पता है? सभी योगी बैठे यहाँ पे, महर्षि महेश योगी बाबा ने भी याद किया इस आत्मा को, पवित्र आत्मा। रविशंकर तो अलग है, पंडित रविशंकर, श्री श्री रविशंकर आप कह रहे हैं, दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स, दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग। मैंने वो खुद किया है, आई एम गोइंग टू शेयर दैट। जो पंडित रविशंकर की बात करते हैं, श्री श्री रविशंकर, उनका है आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स। वो हम बाद में देखेंगे व्हेन वी कम टू इट। ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन, इसमें ये रिसर्च की भी बात है। आप सिर्फ नाम बता दो क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। दूसरा है जाजेन मेडिटेशन, या जिसको जेन मेडिटेशन भी कहते हैं। जेन मेडिटेशन एक्चुअली उसका नाम है जाजेन, जैसे आज जैन मारुति निकली है ना, ये इसके ऊपर से ही निकाला है। और है ओरिजिनली ये इंडिया से ही गए सभी मेडिटेशन। अगर आप हिस्ट्री पढ़ो तो ओरिजिनल शब्द है ध्यान, ध्यान शब्द ये ओरिजिनल शब्द है। ध्यान से जब ये चाइना में गया, सेवेंथ मास्टर बोधि धर्मा करके था, जब वो चाइना में गया तब वहां पे चान हो गया, ध्यान का चान हो गया, लैंग्वेज चेंज हो जाती रीजन जैसे, और चान का फिर जेन हो गया। और ये जेन मेडिटेशन है, जापानीज मेडिटेशन है। इसमें भी अलग प्रकार होते हैं, मोबाइल जेन एंड स्टैटिक जेन, उसमें हमको नहीं जाना। विपस्सना जानते होंगे सभी, किसका है ये? गोएंका। इनका आश्रम कहां पे है? इगतपुरी करके एक जगह है, अभी तो बहुत फैल गया है पूरे भारत में। इट इज बुद्धिस्ट मेडिटेशन। विपस्सना बहुत सिंपल टेक्निक है। प्रेक्षा मेडिटेशन जैनिस्ट मेडिटेशन है। इसमें अलग अलग प्रकार होते हैं, अंतर प्रेक्षा, बहिर्प्रेक्षा, कायोत्सर्ग, उसमें नहीं जाना है। फिर राजयोग आप डाल सकते हैं, अपना भी नाम कहीं होना चाहिए, लेकिन सिर्फ उनको बताया कि एक है पतंजलि वाला राजयोग। नेक्स्ट स्लाइड। कुंडलिनी तो बहुत लोग करते हैं। एक ब्रेथ मेडिटेशन आजकल बहुत हर एक आता है, कि जैसे डॉक्टर गिरीश भाई ने कहा मेडिटेशन एक फैशन हो गया है, हर एक आता है। मैं अपनी एक भाई आया था शांतिवन में, उसने कहा 3SRB, हम मेडिटेशन सिखाते 3SRB। मैंने कहा 3SRB तो मैंने अभी तक सुना नहीं, कोई नया मेडिटेशन। बोलता नहीं, 3SRB माना सिस्टमैटिक रिदमिक ब्रीदिंग। उन्होंने अपना नाम दे दिया। बेसिक सिंपल बात है जो आप बता सकते हैं बहन, कि मेडिटेशन से क्या होता है? ब्लड प्रेशर कम होता है,
पल्स नॉर्मल हो जाती है, आपको ऑक्सीजन की कम जरूरत पड़ती है। ये सिंपल बात है जिसको हम वाइटल पैरामीटर्स कहते हैं, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि तनाव के जो हार्मोन्स है निकलते हैं हमारे शरीर में तनाव में, वो भी कम हो जाते हैं। ये नाम भी आप ध्यान में रख सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है, सिंपल है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉर्टिसोल, ये तनाव में निकलता है हमारे शरीर में, और एक कैटाबोलिक हार्मोन है, अंदर बहुत नुकसान करता है, कैटाबोलिज्म माना तोड़ते रहता है शरीर को, कॉर्टिसोल। तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स भी कम हो जाते हैं, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखे गए हैं। फिर दूसरा है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये भी कम हो जाता है, जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कि नुकसान करता है, हमारी हृदय की धमनियों में जाके चिपक जाता है और जिसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो हमने भी ये देखा है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट हमने देखा, ये बहुत बड़ा रिजल्ट है, और ये डॉक्टर अब्दुल कलाम को भी दिखाया गया था कि जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हुआ वो काफी अच्छी मात्रा में कम हुआ। हालांकि एचडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है वो इतना रिजल्ट नहीं देखा, लेकिन ये भी होता है, एचडीएल माना अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जो हार्ट को बचाता है ब्लॉक होने से। जो बुरा कोलेस्ट्रॉल उसको पकड़ पकड़ के निकाल के फेंक देना, ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का काम होता है, और वो बढ़ता है मेडिटेशन से। फिर जैसे तनाव के हार्मोन कम होते हैं वैसे तनाव के विपरीत हार्मोन रहता है जिनको हम एंटी स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। तो ये एंटी स्ट्रेस हार्मोन दो होते हैं, एक मेलाटोनिन और दूसरा डीएचईए, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन। या मेलाटोनिन इज फ्रॉम पीनियल ग्लैंड। शुरू में जब इतना डेवलप नहीं हुआ था, फिर अभी जो हम कहते हैं, हमारी बहनें भी कहते थे, एक हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करते, हम डरते हाइपोथैलेमस कहते। तो लेकिन मुझे खुशी होती जब छोटी छोटी बहनें कहते हाइपोथैलेमस के बाजू में आत्मा रहती है। पहले ये कुछ नहीं था, पिट्यूटरी भी इस्तेमाल करते हैं, हाइपोथैलेमस पहले ये नहीं था। पहले हम समझते थे पीनियल ग्लैंड एक ग्रंथि होती है चने के आकार की, पिट्यूटरी के बाजू में, वहां पे ये आत्मा रहता है। अगर डॉक्टर एनी बेजेंट का लिटरेचर किसी ने पढ़ा है तो शी हैज रिटन वेरी ब्यूटीफुली ऑन पावर ऑफ थॉट्स, तो उसमें उसने पीनियल ग्लैंड के बारे में लिखा हुआ है। तो ये वहां से मेलाटोनिन निकलता है, और मेलाटोनिन अपने शरीर को रिलैक्स कर देता है। मेलाटोनिन करके एक हार्मोन रहता है, शरीर को रिलैक्स कर देता है, नींद अच्छी लाता है, इसलिए जिनको नींद नहीं आती उनको मेलाटोनिन देते हैं। डीएचईए है। दूसरा है कि प्रतिकार शक्ति को बढ़ाता है। फिर जीएसआर माना गैल्वानिक स्किन रेजिस्टेंस, अगर व्यक्ति रिलैक्स है, उसको टेंशन नहीं है, तो उसका जीएसआर बढ़ता है, और ये भी मेडिटेशन से चेंजेस होते हैं। ब्लड लैक्टेट लेवल कम हो जाता है, ये ब्रेन में कुछ वेव्स चेंज, इसका मैंने देखा बहुत प्रभाव। ब्रेन के बारे में आप कुछ भी करो, जो सुनने वाले थे बहुत अटेंशन से सुनते हैं ब्रेन के बारे में, तो ब्रेन के बारे में मैंने देखा लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं। तो ब्रेन वेव्स के बारे में थोड़ा सा हम टच करेंगे आगे, बहुत सिंपल बात है। ये बहुत सिंपल स्लाइड है जिसमें 4 ब्रेन के वेव्स दिखाए। हमारे ब्रेन अलग अलग लेवल पे काम करता है। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं, अगर मेरा योग नहीं है, अगर मेरा मेडिटेटिव मूड नहीं है नॉर्मल कॉन्शियसनेस में, तो मेरा ब्रेन बीटा वेव्स में काम करता है, बीटा वेव्स चल रहे हैं। बीटा उसकी जो साइकिल्स रहते हैं 13.1 to 30 साइकिल्स पर सेकेंड, कुछ लोग 28 भी लिखते हैं। तो ये अभी मैं जैसे अभी आप अलर्ट है तो आपकी ये वेव्स चालू है। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में एंटर करते हैं, तो हमारे ये वेव्स चेंज होने लगते हैं और ब्रेन धीरे धीरे वेव्स प्रोड्यूस करता है। किसी का ईईजी लिया गया है यहाँ पे, सिर का ईईजी होता है। ईईजी करके एक तपास होता है जिसमें सब इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। दादी जानकी का अगर फोटो आपने देखा होगा तो उससे ये वेव्स पता चलते हैं। अगर हम अच्छा योग करते हैं तो अल्फा वेव्स हमारे वेव्स में आते हैं। इससे पता चलता है कि एक योगी अच्छा है कि कैसा है। उसकी स्टेज को चेक करने के लिए अल्फा वेव जिसके आते हैं वो बहुत शांत रहते हैं, गंभीर व्यक्ति रहते हैं। तो मेडिटेशन से अल्फा वेव्स आने लगते हैं। और एक अच्छा व्यक्ति रहता है जैसे कि दादी जानकी। दादी जानकी को दूसरा नाम पता है किसी को? नहीं, इस वेव्स के ऊपर से उसको एक नाम मिला हुआ है। नहीं, अभी किस वो तो ठीक है, अवार्ड। इस वेव के ऊपर से उसको नाम मिला है कोई? नहीं, वेव के ऊपर से, वेव का नाम, यस,
उसको डेल्टा वुमन कहते हैं। मोस्ट स्टेबल वगैरह अभी तो कहते सीधा शी इज अ डेल्टा लेडी, डेल्टा वुमन, वहां के पेपर में आएगा डेल्टा वुमन। और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस डेल्टा वेव्स अनलेस आपके ब्रेन में कट नहीं किया जाए, डेल्टा वेव्स नहीं आते हैं। और ये आत्मा कॉन्शियसली इसको प्रोड्यूस करते हैं। ये बहुत हाई स्टेज है। और ऊपर का ब्रेन होता है और नीचे का, उसके बीच में जब सिविल नहीं किया जाए, जैसे लोअर एनिमल में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब डेल्टा वेव आते हैं। और ये डेल्टा वेव डीप स्लीप में आते हैं। और इसका कनेक्शन है योगियों के साथ, जो बाबा का रेफरेंस मैं दूंगा। बाबा ने कहा था आगे चल के आपको नींद की कम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 1 मिनट की अशरीर स्थिति आपको 1 घंटे का आराम दिलाएगी। जिन्होंने स्पार्क में रिसर्च किया दे नो दिस, बाबा के सेंटेंस है। पॉसिबली हम उस वक्त ये स्टेज में होंगे कि हम डायरेक्टली डेल्टा वेव में चले जाएंगे और 4 मिनट डेल्टा वेव में आप रहे, 4 घंटे का आराम हो गया, नींद की आपको जरूरत नहीं है। ये स्टेज होगी शायद। अब दादी जानके के बहुत अनुभव है, सुना सकते हैं, लेकिन हम मेन टॉपिक को कवर करें तो ये चेंजेस है। यहाँ पे देखा, मैंने नीचे भी लिखा है कि मेडिटेशन को स्लीप भी कहते हैं। मेडिटेशन और स्लीप में क्या फर्क है? यस, मेडिटेशन इज अ स्लीप विथ फुल अवेयरनेस। यस, यू वांट टू से समथिंग? कॉन्शियसनेस, शी सेड सेम थिंग। मेडिटेशन प्रोड्यूसेस वन स्टेट, उनका उन्होंने नाम दिया है हाइपोमेटाबॉलिक वेकफुलनेस। हाइपोमेटाबॉलिक वेकफुलनेस माना व्यक्ति बिल्कुल अलर्ट है, लेकिन उसके वेव्स है जैसे निद्रा में व्यक्ति रहता उतना। जैसे नींद में भी हम रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन नींद में हमको चेतना नहीं रहती कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन मेडिटेशन वाला व्यक्ति उसी अवस्था में चेतना में रहता है, कॉन्शियस रहता है, अलर्ट रहता है। ये फर्क है नींद में और मेडिटेशन में। और ये बीटा है और स्लाइडली अल्फा वेकफुलनेस में रहता है। ठीक है, ये स्लाइड, ये बहुत सिंपल तरीका है समझाने का। नेक्स्ट स्लाइड में ये साइकोलॉजिकल चेंजेस ले सकते हैं हम, क्या क्या होते हैं। ये सिर्फ मैं आपको पैकिंग मटेरियल दे रहा हूं, समझ रहे हैं आप? तो मेडिटेशन से अवेयरनेस बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है, क्रोध कम होता है। इसको भी हमने मेजर किया। हमारे कैड के पेशेंट आते थे तो हार्ट के पेशेंट में गुस्सा बहुत होता था, इम्पेशेंट होते थे, टाइप ए पर्सनालिटी, जिनको हर बात में जल्दी रहती है। तो ऐसे टाइप ए वाले पर्सनालिटी वाले होते हैं और इनमें गुस्सा भी होता है। तो जैसे मेडिटेशन का अभ्यास करते, डॉक्टर गुप्ता ने भी कहा, गुस्से की लेवल कम हो जाती है। टाइप ए पर्सनालिटी जो अग्रेसिव रहते हैं, तो कुछ लोग आपने देखा होगा बात करते हो ऐसे लग रहा है कि बात नहीं कर रहे, झगड़ा कर रहे हैं। देखा होगा आपने। वो कहते नहीं हम तो बात कर रहे हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं क्या करूं बाबा मेरा आवाज ही ऐसा है बाबा। तो बाबा कहता है जैसे प्रकृति में टेप रिकॉर्डर होता है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आवाज को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये देखा गया कि मेडिटेशन से टाइप ए पर्सनालिटी कम होती है, डिप्रेशन भी कम होता है, ये भी हमने मेजर किया, और फीलिंग ऑफ वेलबींग। तो ये सब साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। नाउ दिस इज द मेन टॉपिक, दिस इज अ न्यू मॉडल। व्हाट इज द मैकेनिक्स? क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है कि हमारा एक क्लास सुनने के बाद वो राजयोग का अभ्यास चालू करें। तो बहुत लोग पूछेंगे कि आपके योग बाकी के योग में क्या फर्क है? वाई शुड वी डू राजयोग एज टॉट बाय ब्रह्मा कुमारीज? आपका ही योग क्यों करें, बाकी लोगों का क्यों नहीं करें? उसमें भी फायदा होता है। दे आर वेरी सिंपल। तो इसमें एक मॉडल लिया गया है। ये जैसे कि हमारे अंदर क्या चलता है कॉन्शियसनेस में, ये जस्ट एवरेज लाइफ स्पैन लिया है कि समझो ये आत्मा है, 50 साल जीता है व्यक्ति, तो उसके अंदर में क्या क्या होता है। तो बचपन से अब तक हमारे जीवन में कुछ ना कुछ होते रहता है। अच्छी बातें भी होती है, निगेटिव बातें भी होती है, सुख की या दुख की बातें होती हैं। अभी होता क्या है कि बचपन से लेके अब तक, जैसे प्रेम भाई ने कहा, हमने हमारे अंदर बहुत ब्लॉक तैयार किए हुए हैं। ये ब्लॉक है, ब्लॉक, क्योंकि आत्मा एक एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी को हमने बंद करके रखा है हमारे अंदर। और बाबा ने भी, अगर मुरलिया पढ़ते हो कि मेरे से तो नहीं होगा, मैं ये कर नहीं सकती है, जैसे आपने कहा एक ब्लॉक बन गया। हालांकि ब्लॉक का परसेंटेज अलग होता है, मैं सिंपल करके बताऊंगा। अच्छी घटना भी होती है, मैं इसको ड्रॉ करके बता रहा हूं डॉट के रूप में। ये अच्छे अनुभव हमारे जीवन में, देयर इज नो ब्लॉक, एनर्जी इज फ्लोइंग, पर यहां पे एनर्जी ट्रैप है। फॉर एग्जाम्पल कैसे होता है, समझो आपके साथ कोई घटना हुई,
माना कोई ऐसी बात हुई जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है ना? गुस्सा इज नेचुरल। नेचुरल है कि अननेचुरल है? जब परिस्थिति हमारी शक्ति के बाहर होती है तो वो नेचुरल हो जाता है। ऐसे वॉट एवर इट इज, जब गुस्सा आता है, आपको गुस्सा आया, लेकिन जैसे आपकी प्रेस्टीज का सवाल है, अगर गुस्सा करेंगे तो आपकी रजिस्टर खराब हो जाएगा, या आप गुस्सा नहीं कर सकते हैं, जैसे आपका बॉस है, तो क्या करते हैं, ये गुस्से को हम दबा देते हैं। जो डॉक्टर उषा बहन ने बहुत अच्छी तरह बताया, आप गुस्से को दबा दिया ऊपर से, तो गुस्सा एक प्रकार की क्या इमोशन है। इमोशन का फुल फॉर्म क्या है? यस, इट इज एनर्जी इन मोशन। एनर्जी इन मोशन, दैट इज इमोशन। इमोशन इंटेंस होते हैं, सडन आते हैं। तो गुस्सा आ रहा है, सडनली फ्लो में आ रहा है बाहर, अभी वो एनर्जी है, और उसको दबाने के लिए क्या चाहिए? दूसरी एनर्जी चाहिए। यस, वेरी करेक्ट। तो इसको आपने दबाने के लिए दूसरी एनर्जी इस्तेमाल की, जो अभी गिरीश वानी का टॉक्सिक थॉट्स, लॉट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड। तो ये आपने दबा के रखा है अपना गुस्सा, ठीक है, और वो दब गया अंदर, आपके अंदर दमा हुआ है। समझ गया? दिस इज बहुत सिंपल। मैंने एक एग्जांपल देके आपको बताया क्या हो गया। ऐसे कितने बार हुआ रहेगा बचपन से लेके अब तक? बहुत बार ना। तो ऐसे कितनी एनर्जी भरी पड़ी है अंदर हमारी। अब ये क्या करती है, एनर्जी हमारे अंदर जमा होके बाहर से क्या दिखाई देगा? तो वो व्यक्ति बहुत भारी होगा, हेवी होगा, बहुत भारी होगा वो व्यक्ति, वो फील करेगा। ये ब्लॉक क्या रिस्पॉन्ड करते हैं कि वो व्यक्ति भारी होगा, उसके चेहरा ऐसा होगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा हमेशा, जिसको हम कहते हैं प्रश्न चित्त। प्रश्न चित्त हो गए, क्योंकि अंदर पूरी एनर्जी उसकी ट्रैप है। जैसे बाबा कहते हैं ना, मन बन जाता है। मन, मन पता है? मन नहीं, इट्स नॉट माइंड, मन। 40 किलो का एक मन होता है, तो भारी हो जाता है, उसके सिर के ऊपर ऐसे लगता है कोई बोझा रखा हुआ है, बिकॉज एनर्जी इज ट्रैप। नाउ व्हाट हैपेंस? अभी दूसरे मेडिटेशन क्या करते हैं, हमारा मेडिटेशन क्या, अभी हम आते हैं इस बात को। ऐसे बहुत ब्लॉक हमारे अंदर पड़े हुए हैं, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, सबके अंदर है, ठीक है। इसमें अच्छे एक्सपीरियंस भी है बीच में, जहां पे एनर्जी फ्लो हो रही है। तो जब भी हम दूसरे मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें सबसे पहली प्रोसेस जो होती है वो है कैथारसिस। कैथारसिस सुना है किसी ने? You are PhD and MAd and all. They study it in very depth. Yes. Purification और कैथारसिस। और अच्छा शब्द बताए, जो डॉक्टर है दे नो, कैथार्टिक किसको कहते हैं? यस, एनिमा देते हैं, कैथारसिस निकाल देते हैं सब बाहर। कैथारसिस मेडिकल वर्ड है, लेकिन आजकल इसमें भी आ गया क्लियरिंग, क्लियर हो जाता है। जैसे कोई भी मेडिटेशन आप करो, जो पंडित रविशंकर का हमने किया, मैं पर्पसली देखा इसमें क्या है इतना। सचिन तेंदुलकर जाता है, सभी जाते हैं, क्या करता क्या है ये, तो मैं पर्पसली देखने गया था। हालांकि जो भी है, उनकी एक बहुत फेमस क्रिया है, सुदर्शन क्रिया करके करते, लास्ट डे पे करेंगे वो। उसमें एक वो मंत्र देते हैं, हम सो सोहम का, और उसके अनुसार आपको श्वास लेना है। जिन्होंने पढ़ा है अष्टांग योग, वो जानते हैं कि कैसे प्राणायाम के प्रकार होते हैं। तो उसमें उज्जैनी करके एक होता है, तो उसमें वो सांस आपको जोर से लेना है। एक व्यक्ति बैठेगा, वो कहेगा हम सो हम, हम सो हम, हम सो हम, और धीरे धीरे उस स्पीड को बढ़ाएगा, और आपको उसके अनुसार सांस लेते जाना है। तो जैसे आप सांस लेते जाएंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड पूरा वॉश आउट हो जाता है, एंड ऑल ऑफ ए सडन एक स्टेज आती है जिसमें कि ये एनर्जी है पूरी फोर्स से रिलीज हो जाती है, और आप अनुभव कर सकते कि क्या होगा। जिस व्यक्ति के ऊपर बहुत सालों से 100 किलो का या 200 किलो का बोझ पड़ा है, अचानक वो बोझ निकल जाए तो कैसा महसूस करेगा? फील वेरी लाइट। और वो क्या करते, पहले घड़ी को निकाल देते हैं और आपको सुला देते हैं। घड़ी किसके पास नहीं रखते उस प्रयोग के द्वारा, और बोलते कि जहां जितना मर्जी चाहे सो जाओ आप। और बाद में पूछते कितना घंटे आप सोए थे, तो कहेंगे नहीं 10 मिनट 5 मिनट, और सोते हो पौना घंटा से 1 घंटा तक। तो वो बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, यस कुछ तो हमने किया करके। एक्चुअली व्हाट दे हैव डन इज दे हैव जस्ट रिलीज द एनर्जी। और ये राजयोग में किसी ने देखा है होते हुए?
हमने देखा है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा शेयर एक्सपीरियंस। हमारे पेशेंट आए थे, कोकण से आए थे, मालवन से एक पेशेंट आया था। सभी बैठे, हम ऊपर पहले चलते था, कैड का केवल ग्लोबल हॉस्पिटल में चलता था। हम 4 लोग बैठे थे, सूरज भाई, आतम भाई, गुप्ता, डॉक्टर सुमंगला और हम। और फर्स्ट रो में वो पेशेंट बैठा था, प्रेम भाई की जैसी जगह पे, और मेडिटेशन चालू है। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था। अचानक वो रोने लगा और जोर जोर से रोने लगा, और हमको समझ भी नहीं आ रहा है कि हम इतने स्टेज में सभी अच्छा अनुभव कर रहे हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, सब पिन ड्रॉप साइलेंस था। वो रो रहा है, 5 मिनट तक रोया और सब हो गया। 10 मिनट के बाद योग शांत, सभी, किसी ने कुछ नहीं, जो कि हमारे लैक्रिमल ग्लैंड्स को सप्लाई करते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और ये सब हो जाता है। कैथारसिस हैपेंस। जैसे हमारा बहुत कॉमन सबका अनुभव है कि हल्के हम हो जाते हैं, तो हमारा ये बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन इसके आगे जो होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लाइड दिखाना। तो ये फर्स्ट स्टेप है कि कैथारसिस हो जाते। कैथारसिस होने के बाद क्या होता है कि वो जो घटना है हमारे साथ घटी हुई, उसकी स्मृति वैसे ही रहते हैं हमारे अंदर। भले आपने एनर्जी को रिलीज कर दिया, कैथारसिस कर दिया, लेकिन उसकी स्मृति तो नहीं गई ना आपके अंदर से। तो वो स्मृति जब भी आपको आएगी वो घटना की, तो क्या होगा? हाँ, जैसे आपने कहीं पे स्पीच दिया, बहुत खराब, लोगों ने बहुत आपको क्रिटिसाइज किया, आप उसको भूल गए, फिर से हल्के हो गए। लेकिन जैसे उसकी याद आती है तो क्या होता है? फील होता है ना, दुख की फीलिंग आएगी, डिस्टर्ब होंगे। तो दैट स्मृति है वो आपको डिस्टर्ब करते रहती है, वो स्मृति आपकी इरेज नहीं होती है। और यही फर्क है राजयोगा में और इसमें, कि राजयोगा में वो इरेजर है। इरेजर पता है? रबर मिटाने वाला, वो मिटाने वाला केवल हमारे पास है, जिसको हम कहते हैं पतित पावन। वो और किसी के पास है ही नहीं, केवल शिव बाबा के पास ही ये है जो कि ये पुरानी स्मृतियों को मिटा सकता है। इसके बहुत रेफरेंस है। सिंपल जो बात बाबा रोज बताते हैं, बाबा कहते हैं योग क्या है? योग अग्नि है। अग्नि में पाप जलते हैं। सिर्फ पाप जलना माना क्या होता है? व्हाट हैपेंस? हाँ, वो तो है, जलना माना भस्म होना, लेकिन आत्मा में क्या होते हैं? हाँ, यू थिंक ऑफ दिस, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं सिर्फ सिंपल बातों में आपको एक, कि पहले तो जो हल्कापन हमको योग में लगता है बिकॉज ऑफ एनर्जी रिलीज, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, स्मृति। आपने अगर बाबा की मुरली अच्छी तरह से पढ़ी हुई है, अव्यक्त मुरली, बाबा कहता है कि बच्चे गलती करते हैं, पुरानी स्लेट के ऊपर नई बातें लिखने की कोशिश करते हैं। यू नो, रिमेंबर दिस? 2-3 वर्ष पहले की अव्यक्त मुरली, पुरानी स्लेट के ऊपर लिखने की कोशिश नहीं करो, उसको टाइम लेगा। पहला पुराना मिटाओ तो अच्छी तरह से लिख सकते हैं। पुराना मिटना जरूर है। इसलिए क्या कहते हैं, हमारे संस्कार उछाल क्यों खाते? क्योंकि भस्म नहीं हुए, दबे हुए हैं। तो अगर आप विधि पूर्वक योग करो तो पुराने संस्कार माना पुरानी स्मृतियां मिट के खत्म हो जाती हैं। अगर 97 की महादाता मुरली पढ़ो तो मास्टर दाता महासहयोगी बनो, तो उस मुरली में बाबा ने कहा कि जैसे आपका सम्मान बढ़ता जाता है, प्राप्तियां बढ़ते जाती है, जो आपने कहा शांति, सुख, प्रेम, आनंद आता जाता है, वो पुरानी स्मृतियां दबते दबते खत्म हो जाती है। ये इरेजर केवल यहीं पे है, दुनिया वालों के पास है ही नहीं, सन्यासियों के पास भी नहीं है। सन्यासी क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? सुख काग विष्टा समान है, क्योंकि सुख का एक्सपीरियंस ही नहीं है, उनकी कैसेट खाली है। हमारे पास सुख का एक्सपीरियंस है, शांति का भी एक्सपीरियंस है। तो सन्यासी केवल शांति तक पहुंचते हैं, वो अपने में शांति को भरते हैं, लेकिन पास्ट को खत्म नहीं करते। इसलिए सन्यासियों के संस्कार परिवर्तन नहीं होते, पास्ट की स्मृतियां। तो ये एक मॉडल है। इस तरह से अभी आपको कैसे समझाना, ये तो मैंने आपके नॉलेज के लिए थोड़ा डेप्थ में बता दिया। अभी सामने वाले व्यक्ति को आप क्या समझाएंगे कि ये होता है राजयोग मेडिटेशन में, और इसका प्रूफ है। वो कहेंगे आप कैसे कह सकते हैं कि आपसे ये होता है? तो हम बहुत सारी बातें दे सकते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल प्रूफ ये है कि जैसे आप आगे चलते जाएंगे वैसे आपके स्वप्न है वो शुद्ध होते जाएंगे, स्वच्छ होते जाएंगे, उसमें कोई भी दाग नहीं आएगा। ये प्रूफ है, फर्स्ट प्रूफ। दूसरा प्रूफ ये है जो बाबा ने बताया कि प्रभाव मुक्त अवस्था होंगी। ये चेकिंग पॉइंट्स है कि चेक कर सकते कि इरेज हुए कि नहीं हुए। स्वप्न शुद्ध और पवित्र होते जाएंगे। जो बाबा ने अभी भी कहा, स्वप्न में भी अपवित्रता न हो,
दूसरा प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके ऊपर किसी बात का। दादी जानकी का अगर आपने सुना हो, दादी जानकी के क्लास बहुत गहरे होते हैं, समझने में टाइम लगता है। दादी जानकी ने कहा था कि कैसे पता करें, तो दादी ने कहा मुझे पास्ट की बातें याद ही नहीं आती हैं, जो निगेटिव स्मृतियां है वो पास्ट की बातें बिल्कुल नहीं याद, क्या किया मैंने, विकर्म क्या हुआ, कुछ पता नहीं। इट्स अ साइन कि खत्म किया हुआ पूरा, पुराना कुछ भी बचा हुआ नहीं है। अगर बचा हुआ है वो तो वो आता रहेगा, कभी ना कभी आएगा, भले 1 महीने में आएगा, 2 महीने में आएगा, लेकिन ये होता है। दिस इज अ प्रूफ। अच्छा, ठीक है। तो अभी हम इसमें से पॉजिटिव मैसेज पब्लिक को ये देना है कि हम ब्लॉक नहीं क्रिएट करें। फर्स्ट स्टेप, डोंट क्रिएट ब्लॉक। माना एनर्जी को कभी भी सप्रेस नहीं करें। आगे चल के आपको शायद डॉक्टर गिरीश्वर बताएंगे, जो सप्रेस करते हैं, सप्रेसिव पर्सनालिटी होती है, उनको कैंसर ज्यादा होते हैं। इसको हम कहते हैं रिप्रेसिव कोपिंग टेक्निक्स। अपनी भावनाओं को दबाना, व्यक्त नहीं करना। तो जो अपनी भावनाओं को दबाते हैं उनके अंदर लोड बढ़ बढ़ के, जैसे कोई टाइम बॉम्ब अंदर फटने लगता है या फट जाता है, तो उनके अंदर कैंसर पैदा होता है। ये साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, साइकोलॉजिस्ट खुद कह रहे हैं, आप इसको कोट कर सकते हैं। तो पहले तो ब्लॉक बनने दो। ब्लॉक कैसे बनते हैं? मेरे से नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, या मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जितने भी निगेटिव स्टेटमेंट्स है जिसमें ना है या गिल्ट फीलिंग है, वो सब ब्लॉक्स तैयार करते हैं हमारे अंदर, और वो हमको भारी बनाते हैं। तो ये ब्लॉक बनने नहीं दे। ब्लॉक बने तो निकालने के तरीके अलग हैं, बहुत सारे तरीके हैं। नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं। ये मैंने दिखाया फिर से आपको समझाने के लिए कि कैथारसिस से रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, और वो लोग क्या अनुभव करते हैं, वो लोग भी रिलीज करते हैं एनर्जी को दूसरे मेडिटेशन में, और वो केवल डेड साइलेंस का अनुभव करते हैं। जो सन्यासी होते हैं, बाबा ने भी मुरली में कहा, जब वो शरीर छोड़ते हैं तो सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि उनका घर के साथ योग है, शांति धाम के साथ। तो पीस तो देते थे, बट इट इज अ डेड साइलेंस, इट इज नॉट स्वीट साइलेंस। स्वीट साइलेंस अलग है, डेड साइलेंस अलग है, दोनों में फर्क है। ये तो हमने बताया कि उनके संस्कारों में परिवर्तन। बाबा भी कहता है सन्यासी 30 साल तक तपस्या किया लेकिन गुस्सा नहीं जाता, क्योंकि इरेजर नहीं है उनके पास, शिव बाबा नहीं है, उनका घर के साथ योग है, डेड साइलेंस है। और हमारे पास कैथारसिस होने के बाद स्वीट साइलेंस का अनुभव, सुख का भी अनुभव। ये और एक बात बता सकते हैं, क्योंकि वो सतयुग का अनुभव ही नहीं करते, इसलिए सतयुग के संस्कार जागरूक करने का सवाल ही नहीं आता है। जो सुप्रा कॉन्शियस की बात कही डॉक्टर गिरीश भाई ने, वो एक्टिवेट केवल राजयोग से होता है। सुप्रा कॉन्शियस एक्टिवेट होते हैं, तो वी आर एक्टिवेटिंग अवर संस्कार ऑफ गोल्डन एज। तो ये आप बता सकते हैं, ठीक है। ये लक्षण मैंने लिखे हैं कुछ जो ब्लॉक होते हैं। आप कैसे पहचाने ब्लॉक वाला? वो व्यक्ति तो हमें अपने आप को कमजोर, मेरे से 3:30 बजे 4 बजे नहीं, मेरे से नहीं होगा, 5 बजे मैं उठ सकता हूं या 6 बजे। उनको थकावट होगा। थकावट क्यों? कि एनर्जी नहीं है, थक जाते हैं जल्दी, क्योंकि एनर्जी ब्लॉक्स में ट्रैप हो गई है। जैसे आपके पास 100 रुपए है, आप उसमें से 90 रुपए खर्चा करो, आपके पास कितना रहेगा? 10 रुपए रहेगा। तो थकावट होगा, बीमारी का प्रभाव आएगा उनके ऊपर, बीमारी का प्रभाव आएगा, छोटी मोटी बातों का प्रभाव जल्दी आता रहेगा। अधीन होंगे, निरुत्साह, एनर्जी ही नहीं, उत्साह ही नहीं है, एकदम डिप्रेस रहते। क्योंकि डिप्रेशन वाले कुछ नहीं, कुछ अच्छा नहीं, खाना नहीं अच्छा लगता, बात करना नहीं अच्छा, क्योंकि एनर्जी कहां गई? ब्लॉक में ट्रैप हो गई है उनके। प्रश्न चित्त, ये बाबा के प्रश्न जो शब्द है, मुझे अच्छा करना काफी यूज करना काफी अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे लगता है मुझे कि हम केवल बाबा का ही ज्ञान दें और बाबा की टर्मिनोलॉजी यूज करें। तो ये सब बाबा की टर्मिनोलॉजी है। जैसे प्रश्न चित्त बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है, इसको आप 1 घंटा इसके ऊपर समझा सकते हैं। प्रश्न चित्त और प्रसन्न चित्त 1 घंटा इसके ऊपर आप समझा सकते हैं, इतने अच्छे शब्द है ये। और इसके अपोजिट जिनके अंदर जिन्होंने ब्लॉक निकाल दिया, दादी जानकी आप देखो, शी इज हैविंग ब्लॉक कोरोनरी आर्टरी में, लेकिन प्रभाव कुछ नहीं है। कर्मातीत आत्मा की निशानी यह है कि बीमारी होगी लेकिन उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, पेपर आएंगे लेकिन प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आत्मा की निशानी है। सोल विदाउट ब्लॉक्स हमेशा उमंग उत्साह में रहेंगे, अथॉरिटी रहेंगी उनमें, अथक होंगे। ब्रह्मा बाबा अथक होंगे, थकावट होगी नहीं। क्यों? क्योंकि एनर्जी है, बहुत एनर्जी फ्लो हो रही है, ब्लॉक है ही नहीं, ब्लॉक सब निकल गए, आत्मा एकदम क्लीन है। ठीक है, इससे आप पहचान सकते हैं।
ये फिर से बाबा के वर्ड्स में, इसके ऊपर भी आप 1 घंटा समझा सकते हैं। मैं आपको सिर्फ टच करा रहा हूं थोड़ा, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा कि जो हमने कहा मेडिटेशन इज अ हीलिंग, तो बाबा ने 3 शब्द इस्तेमाल किए थे। बाबा ने 3 शब्द इस्तेमाल किए थे लकीर के बारे में। एक होती है 3 लकीर, पानी की लकीर, पत्थर की लकीर और पेपर पे लकीर, रेत की लकीर। बाबा के शब्द इस्तेमाल करें, आप जितने चाहे लकीर बना लो, दीवार पे बना लो, जमीन पे बना लो, इट इज योर राइट, जितना आप लेक्चर को बढ़ाना चाहें। ये क्या होता है, ये मैं पास्ट मेमोरी के बारे में बता रहा हूं। ये रिमूव करना ये राजयोग मेडिटेशन का काम है। न्यू एनर्जी आ जाती है, फ्रेग्रेंस ऑफ पीस, लव एंड हैप्पीनेस, जिसको बाबा कहते हैं रुहाब, रूहानियत और रुहाब। इसको आप ले सकते हैं जैसे क्राउड हो, जैसे अगर क्राउड इमोशनल हो तो आप इसमें टच करो, उनकी भावनाओं को टच करो, दे विल रिस्पॉन्ड वेरी नाइसली। वैल्यूज के ऊपर जाओ और ये चेंजेस दीज आर मोस्ट नेचुरल एंड मोर लास्टिंग। और जैसे बाकी के मेडिटेशन में सुपरफिशियल होते वैसे नहीं होते हैं। यू विल गेट इट। बहुत सारे भाई बहने इसको जानते भी है, हमारे फॉरेन के भाई बहनों ने भी इसको बताया हुआ है, हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे भाई बहनों ने। मैंने सोचा इसको यूज करें, क्योंकि इसको हम साइकोलॉजी प्रिंसिपल में बता सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लिया है। और ये भी लोगों को अपील करता है, इसके ऊपर आप टच कर सकते हैं रिलेशंस के ऊपर। इसको कहते हैं एंट्रोपी का मॉडल है ये। इसमें अलग अलग आप बता सकते हैं, या तो सर्कल में बताओ, या फिर कुछ लोग इसको ऐसे बताते हैं, परसेंटेज में बताते हैं कितनी हमारे, जो हमारा चक्र का मॉडल है, चक्र का गान आप इसके ऊपर से दे सकते हैं पूरा। इसमें बताया है कि हम कैसे स्टेजेस में जाते हैं, आत्माएं कौन से स्टेजेस में जाते हैं, और वर्तमान में हम कहां पे हैं, और राजयोग क्या फर्क करता है, दूसरे मेडिटेशन क्या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमको बार बार उनको फोकस करना है कि राजयोग से आपको फायदा होगा। तो इसमें सबसे पहले बताया हुआ है कि जब हम पहली बार आते हैं इस सृष्टि पर, तो हम बिल्कुल कंप्लीट रहते हैं, हमको किसी चीज की डिपेंडेंसी नहीं रहती है, बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे, खुश रहेंगे, अंदर से खुशी जाएगी, किसी चीज का आधार नहीं लेते हमारे खुशी के लिए। बाबा ने भी कहा है, जब भी खुशी किसी आधार पर होती है, आप ये ध्यान में रख लो, आगे चल के आप दुखी होने वाले हैं, क्योंकि जैसे आधार गया खुशी गई। अगर आपने सेंटर को आधार बना लिया कि बस यही सेंटर चाहिए, दूसरा सेंटर पे गया तो मैं दुखी हो जाऊंगा, फिर आपकी खुशी नहीं रहेगी। तो ये बताया कि शुरू में जब हमारे फुल पावर्स होते हैं, ये शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्राउड, 16 कला संपूर्ण, व्हाई नॉट यूज, बाबा के शब्द है। फिर जैसे हम नीचे आते हैं, आपने देखा ग्रीन कलर का बताया हुआ है, ब्रिज पड़ जाता है हमारी पर्सनालिटी में, थोड़ी एनर्जी हमारी चली जाती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एंट्रोपी, हमारी एनर्जी धीरे धीरे कम होती है, तो भी थोड़ा हमारा परसेंटेज में फर्क पड़ जाता है, लेकिन हम इतने डिपेंडेंट नहीं होते, फिर भी हम सुखी रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम और नीचे आते हैं, जिसको हम कहते हैं द्वापर युग, ये शब्द आप इस्तेमाल करो, मैं और एक बताऊंगा इसको कैसे आप बता सकते हैं। आपका हाफ पार्ट ऑफ सर्कल गोज, उस समय हमको कॉन्शियसनेस आता है कि आई एम अ मेल, यू आर अ फीमेल, तब तक हमको ये कॉन्शियसनेस नहीं आता है। थर्ड पार्ट में हमको कॉन्शियसनेस आता है, इसमें हमारा आधी एनर्जी चली जाती है, 50%, 8 कला। और फिर हम ढूंढने लगते हैं कि मेरा आधा हिस्सा मुझे कहां से मिलेगा, फिर हम दूसरे की ओर देखने लगते हैं और सुख दूसरों से प्राप्त करने लगते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस। यहां तक फिर भी ठीक था, लेकिन अभी के जो लोग हैं उनकी बहुत बुरी हालत है, जिसको बाबा कहते हैं अभी 9 कला, लेकिन 1 या 2 कला भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारी स्टेज हो जाती है, हमारा पूरा सर्कल खाली है बाकी का। अभी मैं क्या करूं सर्कल को पूरा करने के लिए, मेरा बाकी का सर्कल खाली है, तो मैं क्या करूं, इसको फैसिलिटेट करो अभी आप, ये आपके पास टाइम है, क्योंकि आप अभी आए हो। ये मेरा सर्कल है, ये पूरा खाली है, और ये पूरा खाली है, जब तक ये पूरा नहीं होगा मैं स्टेबल महसूस नहीं, हलचल में आता रहूंगा, हिलते रहूंगा। अभी इसको भरने के लिए हम क्या करते हैं, वो तो ब्राह्मणों के लिए, दुनिया वालों के लिए ले रहे हैं आप, लोग क्या करते हैं आप मुझे बता, लग्जरी आइटम्स, इसको और थोड़ा बताएं क्या करते हैं। हाँ, रिलेशंस, जो फॉरेन में जो प्रॉब्लम है, मल्टीपल रिलेशंस, और क्या करते हैं, रिक्रिएशन, और
आप बताते जाओ, उनके शू में जाके देखो। जो हमने कहा दुनिया वाले क्या सोचेंगे, क्या करते हो सुख के लिए, क्या क्या करते हैं, क्या चीजें इकट्ठी करते हैं, ड्रग्स, शराब पिएंगे, दारू पिएंगे, जब तक पिएंगे अच्छा लगता है, फुल महसूस करते हैं, राजा महसूस करते हैं। हाँ, भौतिक चीजें, वही बताओ ना भौतिक चीजें क्या है, इसको फैसिलिटेट करो अच्छी तरह से। हाँ, टीवी, बायोस्कोप, और जो जो हम सब ने किया वो सब याद करो। हाँ, डाका डालते हैं। देखो, ऑल प्रॉब्लम यू कैन एक्सप्लेन ऑन दिस वन स्लाइड, जस्ट वन स्लाइड। इसमें आप अभी देखो, आपको जैसे लेना है, रिलेशन के ऊपर समझाना है तो पूरा रिलेशन के ऊपर समझा, लव के ऊपर। अगर आपको मटेरियल एडिक्शन कर निकालना है तो एडिक्शन के ऊपर समझाओ, समझ गया ना। इसको आप जितना एक्सपांड करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी एडिक्शन इस समय की है, सबसे बड़ी एडिक्शन कोई बताएगा क्या है? मनी ईटिंग। वो तो पॉलिटिशियन। हाँ, लैक ऑफ, नहीं, एडिक्शन क्या है? ये तो लैक होगा ना, एडिक्शन क्या है? ईटिंग। अच्छा, और स्मैक, और दूसरा माना क्या? एडिक्शन किसकी है? अच्छा शब्द है इस्तेमाल, वेग है, बराबर जवाब है इनका। नहीं, ये सब एडिक्शन तो है। एडिक्शन माना वही होता है, स्मोकिंग, स्मैक, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, चाय। हाँ हाँ, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि आप थक रहे हैं, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, और फिर चुप रहना, फिर उनको बोलने देना। पद का मान। सबसे बड़ी एडिक्शन जो साइकोलॉजिस्ट स्टडी की है वो रिलेशनशिप एडिक्शन, संबंधों की एडिक्शन। अब ये कैसा काम करती है? ये बहुत गहरी बात है। बहुत सिंपल इसका उदाहरण मैं बताऊंगा। आप खाना खाने बैठे हैं, तो खाना खाते हो लोग क्या करते हैं? दूसरे के थाले, अरे इसको जिलेबी मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? तो क्या करते हैं? हम देखते हैं कि जो उसके मेरे पास नहीं है वही हम देखने की कोशिश करते हैं। तो आप दोस्ती भी देखना, फ्रेंडशिप होते किन लोगों में होते हैं? फ्रेंडशिप, आप उन लोगों से फ्रेंडशिप करेंगे जो आपके पास नहीं है चीज। जैसे कोई लेफ्ट ब्रेन वाला होगा ना, जिसके पास दिल की बातें नहीं जानता, वो प्यार नहीं जानता है, लव क्या होता है, तो ऐसे व्यक्ति से फ्रेंडशिप करेगा जिसको प्यार के बारे में अच्छी तरह पता है, लव क्या होता है, दिल के बारे में, उससे दोस्ती करेगा। क्योंकि जब वो मिलता है उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो लाइक माइंडेड भी अट्रैक्ट करती है, और जो खाली होता है वो भी अट्रैक्ट करते हैं। दोनों बातें होती है। दिस ऑल्सो हैपेंस, बट लाइक माइंडेड पीपल क्या होता है, आगे चल के रिपेल हो जाते हैं। ये भी देखा गया है। हमको हमारे टॉपिक को एक्सपांड करना है, ऐसा सवाल भी आ सकता है। इन्होंने कहा लाइक माइंडेड पीपल भी अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो कहते हैं इसका मेरे साथ जमता है, अच्छी तरह से हम दोस्ती कर लेते हैं। कोई इसका अच्छा, बिकॉज वी वांट टू मेंटेन द फ्रेंडशिप। इसको एक्सपांड करो। लेकिन लाइक माइंड की मैं एक विशेषता आपको बताता हूं। ये आप बता सकते हैं, आप अपने लिए भी ध्यान रखते हैं, मैंने इसका काफी ध्यान रखता है कि जैसे आप दूसरे के लेवल तक आ जाते हो ना, तो समझदारी इसमें होती है कि आप उससे दूर रहना चाहिए। क्योंकि जो जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो ना, यू आर कमिंग अ लीडर, आप लीडर होते जाते हो। और लीडर जो होता है वो एक फायर की तरह होता है, अग्नि की तरह होता है, कोई भी लीडर। तो जिसको बाबा कहते हैं न्यारा और प्यारा, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। कार होगी, बंगला होगा, ये सब मेरे पास है तब मैं स्टेबल महसूस करूंगा। अगर इसमें से कोई चीज नहीं है तो आई एम अनस्टेबल, हिलते रहूंगा मैं। एक्चुअली ये सब टेम्पररी आधार है, जैसे कि भाई साहब ने बताया, ये सुपरफिशियल है, क्योंकि हमेशा आपके साथ में नहीं रहेंगे। यही होता है, स्लाइड देखो आप, कि एक दो कला जब रह जाता है, हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होने लगते हैं, बहुत डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। अपनी स्वतंत्रता जो शुरू में थी वो खो देते हैं। अभी क्या होता है, यहां पे राजयोगा आता है। राजयोगा का क्योंकि कम्युनियन है सुप्रीम एनर्जी के साथ में, जिसको सुप्रीम सोल कहते हैं। और सुप्रीम सोल की विशेषता रहती है कि ऑलवेज कंप्लीट पर्सनालिटी। शिव बाबा पतित पावन है, ऑलवेज कंप्लीट है, हमेशा संपूर्ण है वो। तो जब भी हम उनके संपर्क में आते हैं, हम हमारा सर्कल पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। जो हमारी अंदर की एक्चुअली क्या होता है,
ये सब हम एडिक्शन, इसलिए इसका प्रिंसिपल क्या है, बिहाइंड एवरी एडिक्शन देयर इज अ स्पिरिचुअल डिजायर। इसके ऊपर आप ज्यादा स्ट्रेस देना। हर एडिक्शन के पीछे एक स्पिरिचुअल डिजायर होती है, और जब हमारी वो स्पिरिचुअल डिजायर पूरी नहीं होते हैं तब हम वो एडिक्शन कर लेते हैं। एवरी एडिक्शन देयर इज अ स्पिरिचुअल डिजायर। या करेक्ट, वो तो आप उसमें मास्टर है इसलिए मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूं। बिहाइंड एवरी एडिक्शन देयर इज अ स्पिरिचुअल डिजायर। तो जब ये बाहर की चीजें हम कब, जैसे प्रेम भाई ने कल बहुत अच्छा समझाया, ये टॉपिक आप एक्सपांड कर सकते, बाहरी कवरिंग लगा लेते, मैं डायरेक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं फलाना हूं। जैसे इंजीनियरिंग की बात आई थी तो एक व्यक्ति बहुत डायरेक्टर था, तो उसको पूछा कि अभी तो आप डायरेक्टर हो लेकिन आप रिटायर हो जाएंगे तो क्या कहेंगे, आई एम एक्स डायरेक्टर। तो रिटायर होने के बाद भी अपना लेवल छोड़ने को वो तैयार नहीं है तब तक, क्योंकि वो अपने आप को खाली महसूस करेगा। कुछ लोग लिखते हैं ना, एक्स चेयरमैन, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ, लेबल कंप्लीट करना चाहते हैं अपने आप को। तो जब ये मेडिटेशन से हम ये कंप्लीट करते हैं सर्कल को, जब शिव बाबा के साथ जुड़ जाते हैं तब हम फिर से कंप्लीट हो जाते हैं और हमारी डिपेंडेंसी छूटती जाएगी। और ये प्रैक्टिकली हम देखते हैं, जैसे आत्मा संपूर्णता के नजदीक जाएगी कि पहले स्टेज होती है मुक्ति की स्टेज। प्रैक्टिकली में इस शरीर में आप हो, आप मुक्त हो, कोई बंधन नहीं आपको, लेकिन शरीर छोड़ने के पहले थोड़े समय तक वो आत्मा जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करती है, क्योंकि वो संस्कार लेके जाना है उसको साथ में। तो जब हम कंप्लीट सर्कल हो जाता है तभी भी हम इस शरीर में जीवन मुक्त अवस्था, जो मैंने दादी चंद्रमणि को प्रैक्टिकली देखा, जब हम थे यहाँ पे, दादी बैठती थी मधुबन में ऊपर, कोई आया भाई, दादी ये समस्या है, दादी का चेहरा हमेशा हर्षित, दादी चंद्रमणि, उसको सोल्यूशन दिया, फिर दादी अपनी मस्ती में है, टोटली रिलैक्स। तो ये स्टेज आती है जीवन मुक्त, जब आपका सर्कल कंप्लीट हो जाता है और फिर आप फिर से उस सर्कल में चले जाते हो। इसके ऊपर आप इंट्रोपी जैसे कि फिजिक्स का लॉ है, उसको कनेक्ट करके इसको सिखा सकते हैं। ठीक है, ये दो मॉडल के ऊपर आप ज्यादा स्ट्रेस देंगे कि शुरू में जब हम कंप्लीट रहते हैं, अभी आप ये पूरा चक्र समझाओ या बचपन से लेकर अब तक भी समझाओ। जैसे बच्चे होते हैं ओपन, रोएंगे, हंसेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी जो प्रेम भाई ने कहा, फ्लेक्सिबिलिटी, उनको रोना है रो देंगे, हंसना है हंस देंगे, कभी सोचेंगे नहीं अरे मैं हंसूंगा तो ये लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा होकर हंसता है या इतना बड़ा होकर रोता है, कोई बॉन्डेजेस नहीं। तो बचपन से लेके अब तक भी आप इसको बता सकते हैं, या फिर आप अपना पूरा चक्र बताओ कि शुरू में स्टेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस कंप्लीट होता है, फिर जैसे थोड़ी हमारी एनर्जी कम हो जाती है तो कंप्लीट स्टेबिलिटी चली जाती है, लेकिन स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंस स्टिल रहता है, और थोड़ा नीचे आते हैं तो इंस्टेबिलिटी चालू हो जाती है, हम हलचल में आने लगते हैं, सुख को ढूंढने लगते हैं, बाहर ढूंढने लगते हैं, डिपेंडेंस हो जाते हैं, और जब नीचे आ जाते हैं लास्ट में, जब एक या दो कला हमारे में रह जाती है, तब वी आर कंप्लीटली इनस्टेबल एंड डिपेंडेंट। देन थ्रू राजयोगा फिर से हम कंप्लीट स्टेबिलिटी को प्राप्त करते हैं। जैसे आप देखना, हमारे यहाँ पे कुछ भाई होंगे जो अच्छे योगी हैं, कभी ज्यादा किसी के बातों में नहीं जाते, दे आर नॉट बॉदर्ड, वो अपने आप में मस्त है, चलेंगे तो भी उनके ऊपर बाहर कुछ आवाज हुआ, यहाँ कुछ आवा, उनके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता अपने, क्योंकि स्टेबल है अंदर से। और इसको हम प्रयोग करके भी बता सकते हैं। लास्ट टाइम हमने प्रयोग बताया था कि 2 डिब्बी आप ले सकते हैं, उसमें कुछ भी डालो, चावल डालो, कुछ भी डालो, एक खाली और एक भरी हुई हो, और उसको हिलाओ, खाली को हिलाओ और भरी को हिलाओ। एक प्रयोग है, मतलब दुनिया के सामने बातें बैठ जाती हैं, और फिर उसको पूछो कि इसका मतलब क्या है। खाली डिब्बा है, माना आधा थोड़ा भरा हुआ है, उसको हिलाओ तो आवाज आएगा, दूसरा फुल भरा हुआ है, उसका आवाज नहीं आएगा। हाँ, यस, इसका मतलब क्या है, लेकिन लाइफ में इसका मतलब क्या है? वो ज्यादा शोर करेगा, इसके अंदर ज्यादा क्वालिटीज होंगी, वो शोर नहीं करेगा। तो अभी मैं क्या समझू? जैसे कहा कोटेशन, तो कोटेशन एक बहुत अच्छा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाइनीज है, ताओ, ताओ का कोटेशन है, बहुत गहरा है। वन हु नोज डू नॉट स्पीक, वन हु नोज डू नॉट स्पीक,
One who knows do not speak, one who speaks do not know. उसका नाम लिख सकते लाओजू, उसका थोड़ा स्पेलिंग में आपको समझ में, ये टाओ फिलॉसफी है उसका है ये लाओजू, लाओ LATZU. वन हु नोज डू नॉट स्पीक, वन हु स्पीक्स डू नॉट नो. इसका सिंपल मतलब ये है कि जैसे आप अंदर से भरपूर होते जाते हो आपको आवाज में आना अच्छा नहीं लगता, आप कम बात करते हैं, 2 शब्द बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे. और बाबा ने भी कहा जैसे हम अपनी स्टेज तक पहुंचते, अच्छी स्टेज तक, तो हम बात करना कम कर देते. तो यहां पे भी आप इसको वैल्यूज के ऊपर ले सकते हैं, गंभीरता के साथ जोड़ सकते हैं आप इसको. नेक्स्ट स्लाइड. सुप्रा कॉन्शियस जो है हमारा अंदर का 1%, वो हम बीज रूप स्थिति में एक्टिवेट होता है. जो आज के मुरली का वरदान था, बीज रूप स्थिति में ही ये एक्टिवेट होता है. और जितना ये सुप्रा कॉन्शियस एक्टिवेट होता है उतना हमारे संस्कार गोल्डन एज के एक्टिवेट. इसको आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कॉन्शियस सबकॉन्शियस ये शब्द बहुत फेमस है दुनिया में, जो डॉक्टर गिरीश भाई ने बताया, और उसका नाम है अवेकन द जायंट विद इन. ये जायंट है सुप्रा कॉन्शियस. एंथनी रॉबिन्स. नेक्स्ट स्लाइड. सोल कॉन्शियसनेस से कैसे ईज आती है, ठीक है, ये तो बताया हुआ है. नेक्स्ट स्लाइड. ये राजयोग के ऊपर अगर आप चाहे तो कुछ ऐसे डेफिनेशन दे सकते हैं जो कि न्यूट्रल हो. जैसे ये डेफिनेशन यहां पे दी हुई है कि इट्स अ नेचुरल मेंटल टेक्निक इन विच द प्रैक्टिस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बेस्ड ऑन इटर्नल स्पिरिचुअल ट्रूथ्स गिव्स वे फॉर सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन लीडिंग टू पॉजिटिव सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन. ये कंप्लीट डेफिनेशन है और बहुत सिंपल डेफिनेशन है. इसके हर एक पॉइंट को लेकर आप इसका विस्तार कर सकते हैं. ये अलग अलग स्टेजेस हैं. पहले तो उनके दिमाग में मेडिटेशन का इंपॉर्टेंस बैठ जाए. मेडिटेशन इज नॉट अ रिलीजन, मेडिटेशन इज अ साइंस. मेडिटेशन की सबको जरूरत है और ये लोग इन्होंने जो बताया वो मेडिटेशन सबसे अलग है. अभी मैं इसमें मेथड्स को टच नहीं किया आपके कैसे करना है क्योंकि आप ये सब जानते हैं. सिर्फ इन 2 मॉडल से आप उनको ज्यादा कन्विंस कर सकते हैं. जैसे मैंने देखा प्रेम भाई का लेक्चर कल क्यों अच्छा लगा सबको, क्योंकि अरे हाँ ये तो होता है, बराबर कहा प्रेम भाई ने. आपको रियलाइज हुआ ना, अरे हाँ ऐसा होता है. अगर आप इस स्टेज तक पहुंच जाओ तो यू आर अ वेरी गुड स्पीकर, समझ लेना चाहिए. तो अगर आप स्पीच देने को अरे हाँ ये बराबर बताया, ऐसा होता है, हाँ उसने भी ऐसा किया था, सामने वाले को अगर ऐसा फील हुआ देन यू आर अ गुड स्पीकर. वो सुनो मेरी बात, पहले तो अपना क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए. कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी. एजुकेटेड है, भावना वाले है कि बुद्धि वाले हैं, सिंपल 2 प्रकार. पहले नत बताओ. आज की मुरली आप पढ़ो. आज के पूरा मेरे लेक्चर को बाबा ने मदद किया. आज बाबा ने कहा डायरेक्ट चक्र का ज्ञान नहीं सुना क्योंकि चक्र कंट्रोवर्शियल है. वो पूछेंगे कितने साल का है, 5000 साल का है, ऐसे क्यों होता है, आप लोग क्यों आते हैं, हम लोग क्यों नहीं आते हैं. इसके ऊपर बहुत सवाल होता है. इफ यू आर कॉन्फिडेंट, आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है, तब इसको. दूसरा बाबा ने कहा साइंस के ऊपर, साइंस इज ऑलवेज इनकम्प्लीट, कभी सुख देगी कभी दुख देगी. थैंक यू वेरी मच. लास्ट में एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो मुझे भाई साहब ने याद दिलाई. आइस ब्रेकिंग शुरू में करना चाहिए लेकिन मैं इतना टेंशन में था कि वो ब्लॉग बन गया और अभी मैं एंड में आइस ब्रेकिंग कर रहा हूं. बहुत अच्छी कहानी जो मुझे अच्छी लगती है, जो उन्होंने कहा कि एक गुरु के 3 शिष्य रहते हैं और उसमें एक शिष्य होता है वो गुरु के पास रहता है हमेशा और 2 शिष्य रहते हैं वो बाहर आउटडोर एक्टिविटीज में रहते हैं. तो एक बार एक शिष्य आके गुरु को पूछता है कि ऐसे ऐसे कोई बात बताता है कि ये बात ऐसे ऐसे होनी चाहिए. तो गुरु बहुत ध्यान से उसको सुनता है. अच्छा अच्छा. और फिर उसको कहता है यस यू आर करेक्ट. वो चला जाता है. थोड़ी देर बाद दूसरा शिष्य आता है और वो उसके जो उसने सुना है उसके टोटली अपोजिट बात उसको कह देता है गुरु को. तो गुरु बहुत ध्यान से सुनता है उसको और फिर कहता है यस यू आर करेक्ट. अभी वो दोनों चले जाते हैं लेकिन जो साथ में बैठा हुआ है वो सोचने लगता है फिर ये कैसे हो सकता है, पहले वाले ने जो कहा दूसरे ने एकदम उसके अपोजिट कहा, दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं, या तो पहले वाला ठीक है या दूसरे वाला ठीक है. तो थोड़ी देर तो वो चुप बैठा लेकिन उससे रहा नहीं जाता है. वो थोड़ी देर बाद पूछ लेता है कि गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है, या तो जो पहले वाले ने कहा वो ठीक है या फिर जो दूसरे वाले ने कहा वो ठीक है, बराबर है ना. तो गुरु भी उसको बहुत ध्यान से सुनता है.
और कहता है यस यू आर करेक्ट। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच।